तो स्टूडेंट अभी आपके सामने क्योंकि जो ये टॉपिक लिखा है बॉडीज़ या संस्थाएं, तो इंडिया में कई टाइप की बॉडीज़ या संस्थाएं पाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वाली जो बॉडीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पर जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पर कई सारी जो बॉडी हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। और संवैधानिक संस्थाएं उनको बोलते क्यों हैं? क्योंकि ऐसी संस्थाएं जिनको संविधान की किताब में ही लिख दिया गया है, ऐसी संस्थाओं को संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो पहली जो है देखिए कौन सी है, वो आर्टिकल 324 में दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है उसका मेन काम क्या है? भारत में जो भी इम्पॉर्टेंट चुनाव हैं उनको करवाना, अगर जो पार्टियां हैं तो उनको नेशनल पार्टी का दर्जा देना, चुनाव चिन्हों को बांटना, तो ये सारे जो काम हैं किसके हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत के निर्वाचन आयोग के हैं। एक बात आप और ध्यान रख सकते हैं कि जो स्टेट होते हैं तो स्टेट के लेवल पर भी स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग होता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो गांव की पंचायतें होती हैं या शहरों की नगरपालिकाएं होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, तो पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव कौन करवाता है? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि इनको छोड़ के, मतलब पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव को छोड़ के जितने भी बड़े चुनाव हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, सारे के सारे कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। उसके बाद देखिए ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 3 मेंबर बॉडी है। इसमें 3 सदस्य होते हैं और 3 सदस्यों में से जो 2 होते हैं वो मेंबर होते हैं और एक जो होता है वो चेयरपर्सन या अध्यक्ष होता है। तो 3 मेंबर बॉडी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यही रीज़न है कि हर साल 25 जनवरी को हम लोग वोटर्स डे या मतदाता दिवस मनाते हैं। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें जो इसका हेड होता है या जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, तो वो जो पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन था? सुकुमार सेन थे। और अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? तो वो राजीव कुमार हैं। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो आर्टिकल्स लिखे हैं इनको आपको ध्यान में रखना है और इनके अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन है उनको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। अब ये जो लोक सेवा आयोग है ये क्या होता है? तो पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है कि पहली बात तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये 2 लेवल पर होता है। एक तो केंद्र के लेवल पर पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसको हम क्या बोलते हैं? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। और हर राज्य में क्या होता है? स्टेट पीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या हिंदी में राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है? तो जैसे यूपीएससी है सेंट्रल लेवल पर, तो वो क्या करता है कि केंद्र की ए ग्रेड की जॉब्स और ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब आईएएस आईपीएस, तो इन सब के एग्ज़ाम करवाना, उनकी ट्रेनिंग लेना और फाइनली उनको अपॉइंट कर देना, ये मेन काम किसका है? यूपीएससी का है। ऐसे ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनका काम क्या होता है? तो राज्यों की जो ए ग्रेड की जॉब्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, उनको ट्रेनिंग देना और एज अ एसडीएम अपॉइंट कर देना एग्जाम्पल के लिए। तो राज्य के ए ग्रेड की जो जॉब्स हैं उनके लिए सारा कुछ कौन देखता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग देखता है। और आपको पता भी होगा कि पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, तो पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं जिनके थ्रू एसडीएम और नायब तहसीलदार जैसी पोस्ट मिलती हैं वो कौन करवाता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। और अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं वो इस टाइम पे हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं। तो भाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? तो भाई हर राज्य में उनका अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये तो अलग अलग होंगे हर राज्य में, है ना। तो ये बात हो गई।
अब उसके बाद देखिए आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, और उसमें दिया गया है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का वित्त आयोग। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का वित्त आयोग, पहली बात तो इसका काम क्या होता है। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है उसकी जो पावर है वो केंद्र के पास ज़्यादा है जबकि राज्यों के पास कम है। इसका मतलब जो पैसा वसूला जाएगा केंद्र के द्वारा ज़्यादा वसूला जाएगा, राज्य के द्वारा कम वसूला जाएगा। फिर भाई राज्य का खर्चा कैसे चलेगा, तो केंद्र राज्यों को पैसा देता है। अब केंद्र राज्यों को कितना पैसा देगा ये काम करने के लिए, ये बताने के लिए कि केंद्र से राज्यों को कितना पैसा जाएगा, हर 5 साल में अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। और ये जो वित्त आयोग है ये इसके जितने भी मेंबर होते हैं और चेयरपर्सन्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं हर 5 साल में। और अभी के जो फाइनेंस कमीशन जो अभी बना था जिसका 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग, उसके जो अध्यक्ष थे यहाँ पर मैंने लिख दिया है NK सिंह या नंद किशोर सिंह थे। अब ये जो हर 5 साल में बनता है ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, 5 साल में ये अपनी रिपोर्ट, मतलब 5 साल के लिए बनाया जाता है। तो बाई चांस अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया और NK सिंह जिसके अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि भाई हर साल 41% रुपया केंद्र राज्यों को देगा। तो केंद्र ने अगर जो 100 रुपये वसूले हैं तो हर साल 41, 41, 41 करके स्टेट्स को बांटने हैं। अब 5 साल तक इनकी रिपोर्ट चलती है। 5 साल जैसे ही ख़त्म होने वाले होते हैं नया फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, वो स्टडी करके बताता है कि फिर फार्मूला दे देता है कि भाई कितना राज्यों को दिया जाएगा, तो फिर उसकी रिपोर्ट 5 साल चलेगी। फिर जैसे ही 5 साल ख़त्म होने को आएगा फिर नया फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। तो ऐसे ही करके हर 5 साल के अंतर पर फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल आप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये 3 आर्टिकल हैं हमारे पास। एक तो आर्टिकल 338 है, एक है 338A और एक है 338B। ये जो 3 आर्टिकल हैं, तो ये तीनों आर्टिकल क्या हैं, पहली बात तो आर्टिकल 338 देखते हैं। तो आर्टिकल 338 जो है वहाँ पर दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये शेड्यूल्ड कास्ट वाला जो कमीशन है ये क्या करेगा, तो अनुसूचित जातियों के द्वारा जो जो स्ट्रगल झेले जा रहे हैं या जो जो संघर्ष किया जा रहा है उनके सामने जो जो दिक्कतें हैं उनकी पूरी स्टडी करना और फाइनली इनका डेवलपमेंट कैसे हो सके, इनका विकास कैसे हो सके, ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कर देना है ना। ये काम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का। तो जैसे कि अनुसूचित जातियों के लिए हमारे पास कमीशन है कि भाई उन जातियों का उत्थान या डेवलपमेंट कैसे होगा ये बताने के लिए, ऐसे ही क्या है कि हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब या जनजातियों के लिए भी एक कमीशन है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और ऐसे ही हमारे पास एक कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, OBC वाला कमीशन है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, मतलब SC ST तो पिछड़ा है ही, इसके अलावा भी जो पिछड़े हैं उनको हम बोलते हैं OBC, अदर बैकवर्ड क्लास। तो OBC का उत्थान या डेवलपमेंट कैसे हो सके इनके लिए भी एक नेशनल कमीशन बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आर्टिकल 338 जो है ये तो शुरू ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से है। आर्टिकल 338 मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है ये शुरू से ही मौजूद है भारतीय संविधान में। लेकिन ये जो आर्टिकल 338A है और आर्टिकल 338B है ये दोनों अनुच्छेद बाद में जोड़े गए हैं। और आर्टिकल 338A कब जोड़ा गया, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि किया गया था 2003 में, उसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। ऐसे ही आर्टिकल 338 जो B है ये कब जोड़ा गया, तो ये 2018 में जोड़ा गया आर्टिकल भारतीय संविधान में। और इसके लिए 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था।
लाया गया था। तो 102nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा आर्टिकल 338 भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो हमारे पास राष्ट्रीय आयोग या 3 जो है नेशनल कमीशन है, एक शेड्यूल्ड कास्ट को उठाने के लिए डेवलपमेंट वगैरह इनका हो सके इसको बताने के लिए, एक शेड्यूल्ड ट्राइब का डेवलपमेंट कैसे हो इसको बताने के लिए, और एक बैकवर्ड क्लास या पिछड़े वर्ग का डेवलपमेंट कैसे हो उनको बताने के लिए। तो ये तीनों का आर्टिकल ध्यान रखेंगे। और जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो नेशनल कमीशन है, इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वो कौन है, विजय सांपला हैं, तो ध्यान रखना आप। और शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातियों वाला जो कमीशन है उसके अध्यक्ष अभी कौन है, चेयरपर्सन हर्ष चौहान हैं। और जो ओबीसी वाला जो कमीशन है उसके चेयरपर्सन कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहिर हैं। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसमें हालांकि और भी हम लोग बातें कर सकते हैं कि ये लोग रिजग्नेशन किसको देते हैं, फिर उसके बाद रिटायर हो जाएंगे तो फिर से अपॉइंट किया जा सकता है इनको इस पोस्ट पे कि नहीं, लेकिन ये सब बातें डिटेल्ड वाले में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 दिया गया है, और जिसमें देखिए क्या लिखा गया है कि ऑडिटर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या कैग। अब ये जो कैग है इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये भाई कौन है, ये एक ऐसा ऑफिसर होता है जो इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, खातों को चेक करने वाला अधिकारी है। मतलब ये ऑडिटर है इंडियन गवर्नमेंट्स के अकाउंट का। तो ये जो कैग है, कैग आर्टिकल 148 में दिया गया है, ठीक है। और ये जो कैग है ये अभी हैं कौन, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं अभी जो कैग हैं, कैग की पोस्ट पे कार्यरत हैं। और ये कैग जो है इसकी ओथ या शपथ भी 3rd शेड्यूल या 3री अनुसूची में दी गई है। और ये जो कैग होते हैं ये प्रेसिडेंट के सामने अपनी ओथ या शपथ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 76 आप लोगों को ध्यान रखना है। और आर्टिकल 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या इसको हिंदी में कहते हैं भारत का महान्यायवादी। और भारत का जो महान्यायवादी होता है वो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल वकील होता है। और कहने का मतलब ये है कि यदि आप भारतीय सरकार पे कोई केस वगैरह कर दें तो भाई पीएम लड़ने थोड़ी ना जाएगा केस, उसका जो ऑफिशियल वकील है अटॉर्नी जनरल जाएगा केस लड़ने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में लिखा गया है। ये भारतीय सरकार का ऑफिशियल वकील है। और अभी के लिए एजी अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकट रमनी, ध्यान रखना आर वेंकट रमनी हैं। और जनरली भाई जब तक सरकार रहती है तब तक ये अपनी पद पे रहते हैं, और सरकार जब चेंज हो जाती है तो दूसरी सरकार आएगी तो भाई वो अपना वकील तो चेंज करेगी, है ना, तो वो चेंज कर देते हैं। उसके बाद जैसे ये भारत सरकार के ऑफिशियल वकील हैं, ऐसे राज्यों में राज्य सरकारों के भी ऑफिशियल वकील होते हैं, और उनको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और उसको दिया गया है आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 में। तो फिर ये कौन होंगे, तो भाई ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होंगे, है ना, तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि शुरू से लेकर मतलब आर्टिकल 324 से लेकर और अटॉर्नी जनरल तक, क्योंकि केंद्र के लेवल वाली सारी बातें हैं, तो अटॉर्नी जनरल तक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेके अटॉर्नी जनरल तक सारे लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, चाहे चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर्स हो, सबको, ठीक। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करेगा, तो भाई केंद्र के जो मेन हैं उनको जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर करेगा। तो यहाँ पर ये जो बॉडी हैं ये सारी की सारी जहाँ पर आर्टिकल लिखे हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं, क्योंकि इनको संविधान में दिया गया है। उसके बाद देखिए जो मैंने 3 बॉडी लिखी हैं, क्योंकि मेरे को इम्पॉर्टेंट ये 3 लगी, इस वजह से मैंने ये लिखा है। इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक या गैर वैधानिक संस्थाएं या निकाय। ये कैसी बॉडी हैं,
ऐसी बॉडीज़ जिनको न तो संविधान में जिनका मेंशन है, संविधान में भी इनका नाम नहीं है, और न तो किसी संसद या राज्यों के कानून में ही उनका नाम है। तो फिर इनका नाम कहाँ है? तो इनका नाम देखिए है कहाँ, जैसे नीति आयोग। तो नीति आयोग को न तो संविधान में लिखा गया है, न तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के कानूनों में नीति आयोग का नाम है। नीति आयोग को मंत्रियों के ऑर्डर पे बनाया गया है, मंत्रियों के आदेश पर बनाया गया है, और इस वजह से इसका नाम कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ना तो कानूनों में और ना तो संविधान में। और यही रीज़न है कि हम नीति आयोग को कैसी बॉडी बोलते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्स्ट्रा है, ये बाहर है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में पहला तो नीति आयोग हो गया, और नीति आयोग को हमको पता है कि पहले प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के नाम से जानते थे, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग है क्या? तो इंडियन गवर्नमेंट का ये पॉलिसी थिंक टैंक है। मतलब भारत के सरकार को अगर जो कोई प्रोग्राम या स्कीम बनानी है तो उनके लिए एडवाइस देता है नीति आयोग इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा ऐसा कीजिए, तब जो है ये प्रोग्राम सही बनेगा या इंडिया में सही रूप से लागू हो पाएगा। नीति आयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, नीति आयोग का जो हेड होता है, ये आपको बस ध्यान रखना है, नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो खुद पीएम ही होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अब नीति आयोग का हेड पीएम है, लेकिन पीएम को और भी तो काम है, बहुत दूसरी जगह भी जाना होता है। तो नीति आयोग का जो वास्तविक देखरेख है वो नीति आयोग का जो वाइस चेयरपर्सन है, उपाध्यक्ष है, उसके द्वारा की जाती है। और जो नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन है वो अभी जो हैं वो सुमन बेरी हैं, ठीक है। और नीति आयोग का जो वाइस चेयरपर्सन है वो पीएम के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। नीति आयोग में वैसे और भी बहुत कुछ है, ये ओनली एक टॉपिक नीति आयोग 20 मिनट चल सकता है, लेकिन फिर से वही बात, ये रिवीजन के लिए वीडियो है, इस वजह से यहाँ पर डिटेल्ड में नहीं, डिटेल्ड वाला अलग, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर दो और बॉडी हैं, एक है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, है ना, राष्ट्रीय एकता परिषद। तो ये जो दोनों और बॉडी हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी हेड कौन होता है? पीएम होता है। और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का भी हेड कौन होता है? पीएम ही होता है। ये आपको याद रखना है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल किसके लिए है? तो हमारे यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं, जातिवाद है ना, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, फिर भाषा के आधार पर भेदभाव होना, इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? तो ये जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका देखिए मेन काम क्या था? एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, पहले क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, योजना आयोग हुआ करता था, तो योजना आयोग जो प्लान बनाता था 5-5 साल के लिए, तो उस 5-5 साल के जो प्लान बना के जो टारगेट सेट किया जाता था, 5 साल का जो प्रोग्राम बनाया जाता था कि भाई इस बार इंडस्ट्री में इतना हमको ग्रो करना है, इस बार एग्रीकल्चर में इतना ग्रो करना है, तो 5 साल के बाद ये क्या करता था? उन प्लान्स का रिव्यू करता था कि भाई जो टारगेट पंचवर्षीय योजनाओं में सेट किया गया था उसको अचीव किया गया या नहीं किया गया, अगर जो दिक्कत रह गई तो कहाँ रह गई। तो नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है, ये प्लानिंग कमीशन के जो प्लान बनाए जाते थे, योजनाएं बनाई जाती थी, उनका रिव्यू करने के लिए था। लेकिन क्योंकि अभी प्लानिंग कमीशन ही नहीं है, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है अब ख़त्म हो गया है, अब नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है इसके लिए कि इसको ख़त्म कर दिया गया है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल व्यवहार में अभी नहीं है, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा एंड नहीं इसको किया गया है। तो तीनों बॉडी, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, बस इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और अभी हम लोग अब मूव करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर, संविधान संशोधनों पर।